वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की इस कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले। एनीवेज, अब टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के। उसके बाद इन क्वेश्चंस को हम आर्टिकल्स के थ्रू एनालाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, New Delhi today requires a deeper look on how to address the Afghanistan question and develop a realistic strategic approach to the issue. Comment. मतलब नई दिल्ली को अफगानिस्तान के प्रश्न को संबोधित करने और मुद्दे के प्रति एक यथार्थवादी रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करने के बारे में गहराई से देखने की आवश्यकता है। तो इस बारे में हमें टिप्पणी करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आप फरवरी से देख रहे होंगे अफगानिस्तान का जो इशू है रेगुलरली किसी न किसी न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो ये हमारा जो इशू है ये ऑनगोइंग इशू है, नवंबर तक इशू चलेगा जब तक यूएसए विड्रॉ नहीं कर जाती। तो इसीलिए आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज हम इस वाले टॉपिक को दो अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एक जो था आर्टिकल था वो द हिंदू में छपा है आज के एडिटोरियल में, और दूसरा आर्टिकल आपका जो है ओआरएफ में छपा हुआ है। और दोनों बहुत अच्छे जो है थिंक राइटर्स के द्वारा लिखा गया, बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखा गया है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो पेपर नंबर 3 से है कि इन वेक ऑफ कोविड-19 पैंडमिक व्हाट मोर कैन आरबीआई डू टू सिक्योर लाइवलीहुड्स। मतलब कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आरबीआई आजीविका को सुरक्षित करने के लिए और क्या कर सकता है। तो आपको पता होगा कि आरबीआई ने 8.5 लाख करोड़ के आसपास जो है मॉनेटरी ईजिंग की थी, और उसके अलावा अब आरबीआई क्या कर सकता है जिससे कि लाइवलीहुड्स जो है सिक्योर रहें। तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम दो एक्सपर्ट्स के व्यूज़ देखेंगे। ये पहला जो हम देखेंगे वो ओआरएफ से लिया गया है, कबीर तनेजा जी का है व्यू, और आर्टिकल का नाम है टॉकिंग टू तालिबान। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इंडिया में इंडिया एक जो है मेंटेन करता है कि कोई गुड तालिबान कोई बैड तालिबान नहीं है। अब देखिए, जो हमारी पीस प्रोसेस है जो यूएस और तालिबान ने साइन किया था उसमें वो जो है आपके यूएस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे ज़ाल्मी खलीलज़ाद, इनकी जो है मीडिएशन से ये प्रोसेस जो है साइन हो पाया है। अब इस प्रोसेस के बाद काफ़ी टाइम से हमने देखा कि यूएसए बहुत तेज़ी कर रहा है विड्रॉल करने की। मतलब यूएसए को एक कहीं ना कहीं हरी है कि वो विड्रॉ करके जाए, क्योंकि नवंबर में यूएसए के जो है वो होने हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं। दूसरी चीज़, कोविड का जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है वहाँ से यूएसए में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। तो ये दोनों चीज़ मिल करके एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है कि यूएसए विड्रॉ करे। अगर यूएसए विड्रॉ कर लेगा तो कहीं ना कहीं ट्रंप को थोड़ी सी एज पॉइंट मिलेगा, और इसीलिए ट्रंप काफ़ी ज़्यादा एक विलिंग है यहाँ से विड्रॉ करने के लिए। तो अभी पिछले हफ्ते क्या हुआ था कि टेरर जो है स्ट्राइक हुआ था काबुल के हॉस्पिटल में। आपने सुना होगा कि कुछ टेररिस्ट ने काबुल के हॉस्पिटल में जाकर के मैटरनिटी वार्ड में गए थे और विमेन और न्यू बॉर्न्स को मारा था। तो मतलब आप ये सोच सकते हैं कि इससे बड़ा जो है क्या, आई कैन नॉट से कि कितना ज़्यादा ये क्रूरता भरा वायलेंट अटैक रहा, और किसी को नवजात बच्चों को मार के क्या मिलेगा। मतलब आप सोचिए, अभी जस्ट बॉर्न हैं 18 जो है ऐसे बच्चे मारे गए थे। तो ये वहाँ पे कहीं ना कहीं उन अटैक्स की वजह से एक जो अफ़गानिस्तान की इमेज सामने उभर के आई है वो यही है कि अभी भी अफ़गानिस्तान सेफ़ नहीं है, क्योंकि इस तरह के अटैक्स होना काफ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूअल एक अटेम्प्ट है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाला अटैक रहा। तो ऐसे में अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिवाइडेड है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और अशरफ घनी की जो गवर्नमेंट है उन दोनों ने अलग अलग लोगों को ब्लेम किया है। फॉर एग्जांपल, यूएस से जो है ब्लेम करता है आईएस खोरासान को आईएस के इस अटैक के लिए, और काबुल जो है ब्लेम करता है तालिबान को। अब वाशिंगटन काफ़ी कमिटेड है विड्रॉल को, अपने ट्रूप्स को लेकर के विड्रॉल के लिए अभी भी कमिटेड है, और वायलेंस बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे यूएसए विड्रॉल करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान से, वैसे वैसे या तो तालिबान मान लीजिए या फिर तालिबान के और स्प्लिंटर ग्रुप्स मान लीजिए, ओवरऑल सिचुएशन अफगानिस्तान में ये है कि टेरर अटैक्स अफगानिस्तान में बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी अटैक हुआ था, वहाँ पे एक गुरुद्वारे में अटैक हुआ था काबुल में 25 मार्च को, इसमें 25 लोग मारे गए थे, और इसको भी जो नाम दिया गया था वो आईएस खोरासान का नाम दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन इंटरेस्ट के ऊपर अटैक था, और इंडिया ये का कहना है कि ये पाकिस्तान की बैक्ड एंटिटीज़ के द्वारा ये अटैक किया गया था। पाकिस्तान जो है यूएस तालिबान डील के लिए पुश करता है, और पाकिस्तान एक बड़ा की प्लेयर है यूएस अफगानिस्तान डील में। तो इसको जो है यूएस का जो विड्रॉल
है उससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा एक बेनिफिट हो रहा है और पाकिस्तान जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के रूप में उभर के सामने आया है, क्योंकि सारी ये जो डील टिकी हुई है इसमें पाकिस्तान की जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका है। तो अफ़गानिस्तान का थिएटर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और यूएसए का जो विड्रॉल है वो इनहेविटेबल है, होना ही है, क्योंकि और इलेक्शन से इस साल हमने देख लिया यूएसए में, और कोविड-19 का पैंडेमिक, दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। और इसी वजह से एक जो तालिबान से विड्रॉल होगा वो कहीं ना कहीं यूएसए के लिए एक गुड न्यूज़ के रूप में आएगा। तो यूएसए इसीलिए डेस्परेट है अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के लिए। अब अगर हम तालिबान की बात करें तो तालिबान जो है अपनी डुअल इमेज को मेंटेन किए हुए है। एक तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है लार्ज मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल रोल के लिए। तालिबान में कल जो है अपने आप तालिबान जो है ये सोचता है कि काबुल में जैसे ही यूएसए विड्रॉ कर लेगा तो उसको जो है एक बड़ा पॉलिटिकल जो रोल है वो प्ले करना है। तो इसीलिए तालिबान अपने आप को रेडी कर रहा है। तो अगर हम फरवरी की डील की बात करें, तालिबान ने काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंसेस कवर कर लिए हैं। तालिबान ने काफ़ी लोगों से नेगोशिएशंस किए हैं, बीजिंग से लेकर के, मतलब आप देख लीजिए चाइना से लेकर के ओस्लो तक काफ़ी लोगों से जो है इन्होंने बातचीत की है। उसके साथ साथ ये पब्लिक जो है पोस्टिंग मेंटेन कर रहा है। तालिबान पब्लिक में आकर के काफ़ी सारे प्रेसर्स कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, पॉलिसी थिंक टैंक के साथ तालिबान बात कर रहा है। तो इस तरह के जो नेगोशिएशंस हैं उसमें अगर कोई अकेला अलग थलग पड़ा हुआ है वो है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली तालिबान के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, तालिबान के साथ न्यू दिल्ली ने कोई नेगोशिएशन नहीं किया। तो ऐसे में बाकी सारी कंट्रीज जो तालिबान के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनको जो है अल्टीमेटली एक प्ले करना है रोल अफगानिस्तान के अंदर, और इंडिया जो कि एक की प्लेयर है अफगानिस्तान में, वो उसने अभी कोई भी बातचीत तालिबान के साथ शुरू नहीं की है। तो ऐसे में इंडिया आउटलायर के रूप में उभर के सामने आया है। आउटलायर मतलब जो अलग थलग पड़ा हो, वैसे इंडिया जो है उभर के सामने आया है। अब तालिबान से बात करना है या नहीं, ये एक नई हमारे लिए समस्या है। इंडियन सिक्योरिटी के डिस्कशन के लिए काफ़ी जो है बड़ी समस्या है, और यहाँ पे जो पब्लिक डिस्कोर्स है वो काफ़ी डिवाइडेड है। इवन अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो डिप्लोमेट्स ने भी अलग अलग पोजीशंस ली हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया को बात करनी चाहिए तालिबान के साथ, और कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया को बिल्कुल भी तालिबान के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो जो ऑफिशियल यूएस तालिबान की डील हुई थी उस वक्त इंडिया के एम्बेसडर ने दोहा में इसको अटेंड किया था, और क्योंकि इनको इनवाइट किया था कतर की गवर्नमेंट ने, बट बाकी जो डिप्लोमेट्स थे और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी वहाँ पे आए थे, और ये थिएट्रिकल इवेंट था, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, इंडिया भी वहाँ पे प्रेजेंट थी, पर इंडिया ने वहाँ बातचीत कोई नहीं की थी तालिबान के साथ। इंडिया ने हमेशा मेंटेन किया है कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, गुड और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट नहीं है कोई भी, और ये पूरा तालिबान एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर एग्जिस्ट करता है। डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग पॉलिसी थी जहाँ पे हमने ये मेंटेन किया हुआ है, मतलब ये हमारी एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी जहाँ पर हम ये मेंटेन करते हैं डिप्लोमेटिकली कि कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, पूरा तालिबान एक ही अम्ब्रेला है और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब 2019 में रायसीना डायलॉग जो हुआ था नई दिल्ली में, वहाँ पे इंडियन आर्मी चीफ और अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब आपके जनरल वीके सिंह, उन्होंने कहा था कि उन्होंने यही कहा था कि तालिबान के साथ जो है बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया को सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तालिबान एक बड़ा फैक्टर है अफगानिस्तान के थिएटर में। मतलब अगर आप अफगानिस्तान के थिएटर की बात करें या अफगानिस्तान के लैंड की बात करें तो वहाँ पे तालिबान एक बहुत बड़ा प्लेयर है। ऐसे में अगर इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है अफगानिस्तान के अंदर, तो इंडिया को 360 डिग्री सभी भी जो भी इसकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करनी होगी। तो ये चीज़ हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने रायसीना डायलॉग के वक्त कही थी। अब इंडिया बात करे ना करे, तालिबान अपनी तरफ से जो है इंडिया के साथ वन साइडेड वन वे बातचीत कर रहा है मीडिया के थ्रू। फॉर एग्जांपल तालिबान जब इंडिया ने एड दी थी अफगानिस्तान को अभी कोविड की वजह से, तो तालिबान ने इसके लिए इंडिया को धन्यवाद कहा था और इंडिया को की इस मूव को वेलकम किया था। उसी तरह से मई 2019 में भी तालिबान ने कहा था कि वो इंडिया के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना चाहता है। इसी तरह से तालिबान के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद सुहेल शाहीन ने भी ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन एक किया था ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के साथ यूएसए के तालिबान एग्रीमेंट के बारे में। वहाँ पे शाहीन ने कहा था कि जो ग्रुप की पोजीशन है, मतलब तालिबान की जो पोजीशन है वो यही है कि वो तालिबान के वो जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी की गवर्नमेंट है उसको इलेजिटिमेट मानता है, मतलब कि उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। और
इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है प्रेसिडेंट अशरफ गनी की गवर्नमेंट को, और साथ साथ इंडिया जो है उनको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट के रूप में मानता है। तो इसीलिए अगर आप बात करेंगे तो तालिबान की और इंडिया की जो एक आउटलुक है वो टोटली एक दूसरे से ऑपोजिट है। ऐसे में नेगोशिएशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी तरह से इन्होंने जो तालिबान जो का किसी से भी प्रो पाकिस्तान जो मोड है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। एक तालिबान के चीफ नेगोशिएटर अब्बास स्टेनकाजी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जो इंटरव्यू उन्होंने रेडियो पाकिस्तान को दिया था, उन्होंने कहा था, इंडिया के बारे में कहा था कि इंडिया ने हमेशा एक नेगेटिव रोल प्ले किया है, इंडिया ने हमेशा ट्रेटर्स का सपोर्ट किया है। तालिबान जिनको ट्रेटर मानता है उनको इंडिया जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अशरफ गनी को लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानता है, जबकि तालिबान उसको एक ट्रेटर के रूप में देखता है। इसी तरह से 1990 में जब तालिबान को एक हराया गया था, या तालिबान के साथ जो फाइट हुई थी नॉर्दर्न अलायंस में, तो उसमें जो है इंडिया, रशिया और अहमद शाह मसूद एक साथ खड़े हुए थे और इनकी जो है लड़ाई हुई थी तालिबान के अगेंस्ट। तो तालिबान के खिलाफ उस वक्त 1990 से ही इंडिया जो है तालिबान के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसीलिए तालिबान इंडिया को जो है थोड़ा सा एज अ डिफेंसिव ऐसे एली नहीं देखता है, एज अ नेगेटिव प्लेयर के रूप में देखता है तालिबान। अब अगर इंडिया के इंटरेस्ट की बात करें तो इंडिया के इंटरेस्ट को इसीलिए तालिबान के द्वारा बार बार अटैक किया जाता है। 2005 में जो है इंडिया के इंजीनियर्स की बात कर लें जिसका किडनैप करके मर्डर किया गया था, उनका नाम था मणिप्पन रामनकुट्टी। और या फिर अगर हम बात करें 7 इंजीनियर्स की जिनको 2018 में जो है किडनैप किया गया था तालिबान के द्वारा, उनमें से एक को 2019 में रिलीज़ कर दिया गया था, और बाकी 3 को जो है अक्टूबर 2019 में रिलीज़ किया गया था तालिबान के द्वारा। तो तालिबान कंटिन्यूसली इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनको हार्म करने की कोशिश करता रहता है। अब न्यू दिल्ली ने ऐसा नहीं है कि तालिबान के साथ बिल्कुल भी नेगोशिएशन नहीं किए हैं, पीछे मतलब पर्दे के पीछे छुप करके कुछ सेक्शंस के, तालिबान के कुछ सेक्शन के साथ इंडिया ने पास में नेगोशिएशंस किए हैं, पर ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे नेगोशिएशंस नहीं रहे हैं। और पब्लिकली न्यू दिल्ली की यही पोजीशन है कि वो तालिबान के साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं करना चाहता। अब अगर तालिबान के एक मेन स्ट्रीमिंग की बात करें तो तालिबान की जो मेन स्ट्रीमिंग है 2013 से चल रही है, और फाइनली 2019-20 में आकर के इसकी कहीं ना कहीं इसको एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड की गई है। तो इसने जो है मल्टीपल लेवल ऑफ टॉक्स किए हैं यूएसए के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूरोपियन स्टेट्स के साथ, और इन सब को जो है, इन सब ने जो है इंडिया ने बात की है तालिबान से ऑफिशियली। इंडिया ने ऑफिशियल अभी तक कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो तालिबान के साथ नहीं किया है। जो अब जो डेवलपमेंट्स थे उस वक्त 2013 से लेकर के 18 के बीच में, वो फिट थे कि इंडिया उस वक्त जो है चिप इन कर लेता, तो शायद इंडिया को कोई, अगर इंडिया अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर लेता तो शायद इंडिया तालिबान के साथ नेगोशिएट कर सकता था। और इस बात के लिए इंडिया को बार बार काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने बोला भी था। फॉर एग्जांपल यूएसए, स्पेसिफिकली यूएसए ने कई बार इंडिया को जो है कहा था कि वो तालिबान के साथ नेगोशिएट करे, और क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं डेस्परेट था अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए। अब जहां हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो जो भी इंडिया का एक काम रहा है अफगानिस्तान के अंदर, डेवलपमेंटल वर्क की बात करें, जो भी इंडिया ने डेवलपमेंटल वर्क किया है अफगानिस्तान में, वो एक यूएसए की मिलिट्री सिक्योरिटी ब्लैंकेट के अंडर में काम किया है। अब जैसे यूएसए की सिक्योरिटी ब्लैंकेट वहाँ से ख़त्म हो जाएगी तालिबान अफगानिस्तान से, वहाँ पे तालिबान अपने आप को ज़्यादा असर्ट करता हुआ नज़र आएगा। और क्योंकि तालिबान अपने आप को ज़्यादा असर्ट करता हुआ नज़र आएगा, इसीलिए इंडिया की जो भी इंडिया ने अभी तक काम किया है वो एक बड़े क्वेश्चन मार्क उस पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि तालिबान और इंडिया की नेगोशिएशन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया और तालिबान के रिलेशंस भी उतने अच्छे नहीं हैं। तो बहुत सारी डिबेट हुई है कि इंडिया का क्या टेक है तालिबान के ऊपर, और इसमें जो है क्लोज डोर्स जो भी हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि वो ऑफिशियल टॉक्स नहीं थी। ऑफिशियली कोई भी इंडिया का टॉक्स नहीं होता है तालिबान को लेकर के। तो अब जो है काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं 2010 से लेकर के आज के टाइम में। अगर 2020 की बात करें तो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। अब ऐसा मोमेंट है जहाँ पर इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि इंडिया को तालिबान के साथ डायरेक्टली एंगेज करना होगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, या अगर चाहे तो किसी भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म में किसी के मीडिएशन
के थ्रू फाइनली इंडिया के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो तालिबान के साथ नेगोशिएट करे। अभी जब तक यूएसए विड्रॉ नहीं करता, ये छोटी सी विंडो हमारे पास है जहाँ पर अगर हम नेगोशिएशन कर लेते हैं तो इंडिया के लिए एक बेहतर जो है डील हम ले पाएंगे तालिबान से। अगर हम नहीं करते हैं तो जो सबसे बड़ा लूज़र इस थिएटर में इमर्ज होगा वो इंडिया होगा, और उसकी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन हमारी सिक्योरिटी को लेकर के भी है। यूएसए का जो एग्ज़िट है वो सिर्फ जो पहले था वो सिर्फ मिलिट्री एग्ज़िट नहीं है, वो एक फाइनेंशियल एग्ज़िट भी है, और इससे जो है पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। तो न्यू दिल्ली को इसीलिए एक गहराई से सोचना होगा कि उसको अफगानिस्तान का जो क्वेश्चन है किस तरह से एड्रेस करना है, और एक प्रैक्टिकल और रियल जो है स्ट्रैटेजिक अप्रोच लेनी होगी। मॉरल जो हमारी अभी तक अप्रोच रही है कि हम टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट नहीं करते, इस अप्रोच से ऊपर उठ करके हमें एक रियलिस्ट अप्रोच जो है लेनी होगी, और इसीलिए हमें कंड्यूसिव एंगेजमेंट करने होंगे तालिबान के साथ। उसके लिए हमें उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमने एक बहुत अच्छा पब्लिक डिस्कोर्स और एक पब्लिक ओपिनियन अपने लिए अफ़गानिस्तान में मैनेज की हुई है। तो हम अगर उस पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में यूज़ करें तो कहीं ना कहीं हम तालिबान के साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं। तालिबान हमारी इंडिया की टॉक्स को जो है तब तक नहीं देखेगा जब तक इंडिया की एक स्ट्रांग पोजीशन ना हो नेगोशिएटिंग टेबल पर। वो जो विंडो थी आउटरीच की वो बहुत पहले हम शट कर चुके हैं, बट फिर भी अगर हम इंट्रा अफ़गानिस्तान डायलॉग को सीरियसली लेना है और अफ़गानिस्तान को हमें सीरियसली लेना है तो हमें तालिबान के साथ नेगोशिएट करना होगा, अदरवाइज़ अफ़गानिस्तान हमारे लिए पूरी तरह से लॉस हो जाएगा, पूरी तरह से हम उसको लूज़ कर देंगे। तो सबसे जो रियलिस्टिक अब हमें अप्रोच है वही यही है कि इंडियन ऑफिशियल्स को तालिबान के साथ एक टेबल पर बैठ करके इक्वल्स की तरह डायलॉग प्रोसेस में बात करनी होगी और उसका एक स्टेक होल्डर देखना होगा। उसके साथ साथ इंडिया को जो है कोलैबोरेटिव स्ट्रेंथ को यूज़ करना होगा जिससे जब वो तालिबान को मीट करे। क्योंकि देखिए बाकी जो नेगोशिएटर्स हैं तालिबान की इस पीस प्रोसेस में, यूएसए जो सबसे बड़ा नेगोशिएटर है या फिर बाकी नेगोशिएटर्स हो गए, यूरोपियन यूनियन हो गया, इनके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं। तो अगर इनको इंडिया लिवरेज करके अफगानिस्तान के साथ टॉक्स करता है तो अभी भी थोड़ी सी हमारे पास तालिबान के साथ टॉक्स करता है तो अभी भी हमारे पास थोड़ा सा एल्बो स्पेस है जहाँ पर हम इस नेगोशिएटिंग टेबल पर अपने लिए जगह बना सकते हैं। तो ये हमें एक अब इंडिया को की फॉरेन पॉलिसी को ये एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस डिलेमा को सॉल्व करते हुए तालिबान के साथ नेगोशिएशंस करने होंगे। तो अब देख लेते हैं कि द हिंदू में क्या दूसरे एक्सपर्ट की क्या ओपिनियन है। तो ये नेक्स्ट आर्टिकल आपका है गेटिंग इंडिया बैक टू दी अफगान हाई टेबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, विवेक काटजू जी के द्वारा लिखा गया है जो कि एक एम्बेसडर रह चुके हैं हमारे अफ़गानिस्तान में। तो यहाँ पे इन्होंने ये आर्ग्यू किया है पूरे आर्टिकल में कि इंडिया का जो एक स्टैंड है तालिबान के साथ नेगोशिएट ना करने का, उससे कहीं ना कहीं इंडिया एक बैकफुट पे आ गई है और जो नेगोशिएटिंग टेबल है वहाँ पे बाकी कंट्रीज़ के साथ एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर के रूप में नहीं देखी जा रही, एटलीस्ट यूएसए से और बाकी कंट्रीज़ के द्वारा। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी ये डिमांड करती है कि हम जो है अफ़गानिस्तान में जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनको एंटिसिपेट कर सकें और उसी हिसाब से प्लान कर सकें। तो पर हमने अभी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस देखी है। अब अशरफ गनी जी की जो गवर्नमेंट है, हमने क्या किया, इन्हीं के साथ हमने क्लिंग कर लिया, सारे जो एग्स हैं हमने एक ही बास्केट में डाल दिए थे। तो इससे क्या होगा कि जो अशरफ गनी जी की अगर बात करें तो उनकी इस टाइम जो पॉलिटिकल पावर है वो खुद ही थोड़ी सी ख़राब हो गई है। क्योंकि देखिए पहली चीज़ उनका जो रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन था वो 5 महीने के बाद हुआ था, और जो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने सबसे पहले इंडिया कंट्री थी जिसने गनी की गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट किया था इलेक्शन जीतने पर। बट इलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, बाकी कंट्रीज़ ने एक साइलेंस रखा था, तो बाकी कंट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा साइलेंस रखा। ऐसा इसलिए हुआ था कि कमीशन को जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में 2 महीने लगे थे, इंटरिम रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में, और उसके बाद 3 और महीने लगे फाइनल रिज़ल्ट्स को बताने में। और जब फाइनल रिज़ल्ट्स आए थे तो गनी के जो क्लोज ओपोनेंट थे अब्दुल्ला, उन्होंने इन रिज़ल्ट्स को जो है मतलब एकदम खारिज कर दिया था और ख़ुद को जो है इन्होंने स्वेरिंग इन हुई। तो लगातार हमने देखा साइमल्टेनियसली दोनों लोग जो है दोनों लोगों ने स्वेर इन किया, गनी ने भी और अब्दुल्ला ने भी।
फाइनली क्या हुआ है कि अफ़गानिस्तान में बाकी कंट्रीज़ ने अल्टीमेटली घनी को ही एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट के रूप में माना था। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई है कि मानने के बावजूद भी जो एक पॉलिटिकल अगर आप पावर बोलें घनी की, तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं रही जितनी पहले वाले टर्म्स में थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये बोला कि घनी जो है अब्दुल्ला के साथ नेगोशिएट करें, तो नेगोशिएट उन्होंने किया है और उसके बाद जो इनकी पोजीशन और ज़्यादा वीकन हो गई है। तो ये जो एक पब्लिक कहीं ना कहीं रिस्पांस आता है, और हमारा जो रिस्पांस रहा जहाँ पे हमने घनी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, उससे हमारी जो एक नेगोशिएटिंग टेबल थी वहाँ पे हमारी जो स्टैंडिंग थी वो थोड़ी सी कम हो गई। ये एविडेंट हो जाता है जब यूनाइटेड स्टेट नेशंस के सेक्रेटेरिएट ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी अफ़गानिस्तान के संबंध में। वहाँ पर 6+2 कंट्रीज़ को जो है वो किया गया था, 6+2+1। इन टोटल जो है 9 कंट्रीज़ को बुलाया गया था। इन 6 कंट्रीज़ में 6 नेबर्स की बात की गई थी, जहाँ पे अफ़गानिस्तान था आपका, फिर चाइना था, पाकिस्तान था, ईरान था, तुर्कमेनिस्तान था, उज़्बेकिस्तान था, तजिकिस्तान था। और उसके अलावा 2 कंट्रीज़ जो हुई वो ये यूएसए और रशिया हो गई, और उसके अलावा एक कंट्री जो थी वो आपकी अफ़गानिस्तान थी। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस नेगोशिएटिंग टेबल से इंडिया गायब था, और इंडिया का ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया। उसके बावजूद भी इंडिया की कोई पोजीशन नहीं थी नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब इंडिया की पॉलिसी मेकर्स को ये देखना चाहिए था कि क्या घनी का क्या जो है रिस्पांस रहता है हम लोगों को लेकर के। तो घनी जी ने, अगर इस नेगोशिएटिंग टेबल की बात करें, तो घनी जी ने अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बट नेगोशिएशन के लिए जो है ये नहीं कहा कि जब तक इंडिया नहीं आता तब तक हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इवन घनी जो है इंडिया के लिए लॉबी नहीं कर रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान खुद भी इंडिया को जो अफ़गानिस्तान की जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है वो भी इंडिया को एक की प्लेयर के रूप में नहीं मानती है इस पॉलिटिकल नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर। अब अगर हम बात करें ज़ाल्मी खलीलज़ाद की, तो ये पॉइंट टू पॉइंट आदमी है और ब्लंट जो है बात करते हैं। इनके साथ जो है द हिंदू ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी किए थे, जहाँ पे इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे इनके स्टैंड को लेकर के। तो इन्होंने साफ साफ कहा था कि अब टाइम हो गया है जहाँ पे इंडिया जो है आपकी एक्स्ट्रा जो स्टेट और वो होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेट जो भी एक्टर्स हैं, कोई भी एक्टर हो, पॉलिटिकल जो भी आपका स्टेक होल्डर है उसके साथ नेगोशिएट करे। अब इंडिया का जो एक परसिस्टेंस थी कि हम तालिबान के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, तो इससे जो है इंडिया की भी सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर खतरा मंडराता है। क्योंकि अगर इंडिया तालिबान के साथ नेगोशिएट कर लेती तो इंडिया एक सीधे सीधे अपनी जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी कंप्लेंट्स हैं, वो तालिबान के साथ डायरेक्टली रजिस्टर कर सकती थी। वो इंडिया ने नहीं किया है। तो इंडिया के ना करने की वजह से इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो लॉकडाउन हो गया है, और इंडिया को कोई सीरियसली नहीं ले रहा अफ़गानिस्तान के क्वेश्चन में। तो तालिबान और पाकिस्तान की अगर बात करें, तालिबान को जो है इंडिया कहता है कि ये पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ है। तालिबान एक ऐसी जो है एक्स्ट्रा टेररिस्ट आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बट काफ़ी ज़्यादा इसके साथ एंगेजमेंट हुआ है रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी सुपर पावर्स का। तो तालिबान भी कहीं ना कहीं ये एक ज़ाल्मी खलीलज़ाद का कहना है कि तालिबान के साथ इंडिया का डायलॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो डायरेक्ट कंसर्न्स हैं इंडिया की वो तालिबान से रेज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारी टेररिज्म की कंसर्न हो गई। उसके अलावा हम जो है तालिबान को एज ए ओपन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स रखते हैं तालिबान के साथ, तो हमारा जो एक रोल होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोल है, उसमें नेगोशिएटिंग टेबल में हमारी एक प्रोमिनेंट पोजीशन हो जाती, क्योंकि हम तालिबान के साथ नेगोशिएट ही नहीं करना चाहते। तो तालिबान और बाकी कंट्रीज़ भी हमारी प्रेजेंस को लेकर के कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। तो इसीलिए कंफर्ट अगर लेवल लाना है तो हमें जो है तालिबान के साथ डील करनी चाहिए थी, या तालिबान के साथ एटलीस्ट हमें बातचीत जो है करनी चाहिए थी। अब यूएसए ने एक पैट्रनाइजिंग टोन में हमें ये भी कहा है कि यूएसए की पोजीशन ये है कि कोई भी टेरर सेंचुरी नहीं होनी चाहिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। तो एक बहुत बड़ा जो हिंज है इसमें विड्रॉल प्रोसेस में वो पाकिस्तान है। तो इंडिया की कंपैरिजन में पाकिस्तान एक बड़ी नेगोशिएटिंग टेबल जो है ऑक्यूपाई करता है अफ़गानिस्तान की क्वेश्चंस में।
तो पाकिस्तान का ये जो रोल है ये हमें रिड्यूस करना चाहिए था और हमें जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह से कैलिब्रेट करनी चाहिए थी कि हम पहले से ही अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान के इशू को देख सकें और साथ साथ उसको एनालाइज अच्छे से कर सकें। अब ये जो आपका आता है कि अफ़गानिस्तान ने 18 साल में क्या किया, ये 18 साल के बाद इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर क्या किया, तो इंडिया ने बहुत सारे सिविलियन प्रोजेक्ट्स लिए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। 18 साल से हम जो है अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। वहाँ पे हमने पहली एम्बेसी काबुल में जो है अपनी क्रिएट की थी 2001 में, और तब से जो है इंडिया अपने आप को जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में थोड़ा साइडलाइन में मानता है, समझता है। साइडलाइन में इसलिए समझता है बिकॉज़ इंडिया का जो एक रोल है तालिबान के इशू में, इंडिया का कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज़, इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी नॉन स्टेट एक्टर नहीं है जिसको इंडिया ने सेंचुरी दी हुई हो और जो कंटिन्यूसली इन्फिल्ट्रेट करता हो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। तो यहाँ पे हमारी जो पावर पोजीशन है वो थोड़ी सी स्लो डाउन है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। अब बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारी इसलिए स्लो डाउन हो जाती है नेगोशिएटिंग पावर, क्योंकि हमने जो है तालिबान के साथ बिल्कुल डील करने से मना कर दिया है। तालिबान को हम बिल्कुल भी लेजिटिमेसी नहीं प्रोवाइड करते। तो ये इंडिया को अब जो है करेक्टिव एक्शन लेना होगा, क्योंकि हमारा ये डिप्लोमेटिक फेलियर है कि हम जो है अफ़गानिस्तान में इतने टाइम होने के बावजूद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा हम एक अच्छे से नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए चैलेंज का विषय है। हमें यहाँ पे जो है वर्कआउट करना है और ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है कि हम जो है टॉक्स को ओपन कर पाएँ कोविड-19 के साथ साथ और कोविड-19 के बाद भी। उसके बाद हम जो है तालिबान और बाकी जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ नेगोशिएट करें जिससे कि हमें बेस्ट डील मिल सके। तो सेकंड क्वेश्चन आज हमारा जो है जीएस पेपर 3 से है और ये हमारा इस आर्टिकल से लिया गया है। आर्टिकल का नाम है सिक्योरिंग लाइवलीहुड्स व्हाट मोर कैन आरबीआई डू, द हिंदू बिजनेस लाइन से लिया गया है। तो ये वहाँ से आपका आर्टिकल है। अब देख लेते हैं कि क्या इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल का कहना है कि जो आत्मनिर्भर का पैकेज है वो उसका एम था रिहैबिलिटेशन और रीबूटिंग इंडियन इकॉनमी। तो ऐसे में आरबीआई ने बहुत जो है अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि इसने बहुत सारे इमरजेंसी मेजर्स जो है अनाउंस किए थे, जैसे कि रेट कट किया था रेपो में और रिवर्स रेपो रेट में। उसके अलावा जो है रिकॉर्ड लेवल की लिक्विडिटी रिलीज़ की थी सीआरआर को कट करके, और साथ साथ जो है आपका परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो है परचेजिंग की थी ओएमओ के अंदर। उसके अलावा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस एलटीआरओ के अंदर भी इन्होंने जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की परचेजिंग की थी, और टारगेटेड एलटीआरओ किए थे कॉर्पोरेट्स के लिए, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर भी आरबीआई को बेच सकता था अगर उनके पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो। फिर एनपीएफसीज, एमएसएमईज और एमएफआईज के लिए, मतलब जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड, आपके जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हो गई, इनके लिए जो है स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी जो है नाबार्ड को दी थी, सिडबी को दी थी, नेशनल हाउसिंग बैंक को दी थी, और स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी थी म्यूचुअल फंड्स इंस्टीट्यूशन को। और रेगुलेटरी जो है फोरबियरेंस थोड़ी सी शो की है, रेगुलेशन में थोड़ा सा कमी लाए हैं लेंडर्स के लिए भी और बोरोवर्स के लिए भी। तो टोटल जो सरप्लस मनी आरबीआई ने पंप किया था वो ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ रुपए का था, 8.5 ट्रिलियन का था। अब आरबीआई के इन एक्शंस का क्या रिजल्ट आएगा ये थोड़ा सा अभी अर्ली है, इवैल्यूएट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉकडाउन की कंडीशन अभी भी चालू है। 31 मई तक लॉकडाउन चलेगा और इसीलिए इनका इवैल्यूएशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब बार क्वेश्चन ये आता है कि आरबीआई और क्या कर सकता है, आगे चल के आरबीआई और क्या कर सकता है। तो पहली चीज़ जो कही गई थी वो था मोनेटाइज करना डेफिसिट को। तो ये हमने बहुत बार जब हमने द हिंदू के आर्टिकल्स को डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय देखी थी और उनमें कहा गया था कि जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट के सामने इतना बड़ा खर्चा है, ये एक बहुत इनऑर्डिनरी सिचुएशन है। और आपको याद होगा एक हमने प्रलय वाला जो आर्टिकल किया था, वहाँ पे ये कहा गया था कि अब अगर ये जो है ये इकोनॉमिक प्रलय है और अगर ऐसे में गवर्नमेंट जो है मोनेटाइज नहीं करती तो वो और कब करेगी। तो इस वाले आर्टिकल में ये आर्ग्यू किया गया है कि मोनेटाइज करना डेफिसिट को ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए यहाँ कहा गया कि बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये सजेस्ट किया था कि आरबीआई को मोनेटाइज कर देना चाहिए डेफिसिट। इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप इस आंसर को लिखेंगे टैकल करने की आएगा बहुत डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका किसी ना किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आएगा। तो आप ये जो मोनेटाइज डेफिसिट है इसको प्लीज़ अलग से लिख के रख लीजिएगा, और मैं पीडीएफ भी आपका जो है चैनल पे शेयर कर दूंगी @सिविल्स तैयारी, वहाँ पे आपको
आपको ये PDF मिल जाएगा। तो आप इसको जो है अलग से डाल के रख लीजिएगा अपने, मैंने बताया था आपको वन नोट का जो आपने बना रखा होगा डॉक्यूमेंट, वहाँ आप डाल दीजिए GS पेपर 3 में, और इसमें लिख लीजिएगा मोनेटाइज डेफिसिट एक बैड आइडिया है। तो उसमें आपको ये कोट करना है। तो वहाँ पे अब एक्सपर्ट्स का कहना था कि RBI को जो है मोनेटाइज करना चाहिए डेफिसिट को, मतलब गवर्नमेंट स्पेंड करे और RBI जो है न्यू मनी की प्रिंटिंग करे, क्योंकि ये जो आपका मार्केट है ये बोरोइंग प्रोग्राम को जो है एनहांस बोरोइंग प्रोग्राम का बर्डन नहीं सह पाएगा, और ईल्ड जो है आपकी रेस नहीं हो, मतलब अगर बोरोइंग हम ज़्यादा करते हैं तो ईल्ड आपकी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में एक एस्केप क्लॉज रहता है मोनेटाइजेशन में, कि देखिए मोनेटाइजेशन हम कर सकते हैं जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तब हम एक एस्केप क्लॉज होता है जिसको यूज़ करके मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। कई बारी इसी बारे में जो है आर्टिकल्स आए थे कि एस्केप क्लॉज को यूज़ करके मोनेटाइजेशन किया जाना चाहिए, बट इस आर्टिकल में कहना है कि ये एक रेट्रोग्रेड स्टेप होगा, मतलब कि ये पीछे मुड़ने वाला स्टेप होगा, और इसको जो है लास्ट रिजॉर्ट की तरह ही परस्यू किया जाना चाहिए, मतलब कोई और ऑप्शन ना बचे, जब कुछ ना बचे तब इसको परस्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो है डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होता है हमारी सोवरेन रेटिंग में। तो हमारी जो इंडिया की रेटिंग है, जो हमारी गवर्नमेंटल रेटिंग्स हैं, बॉन्ड की रेटिंग्स हैं, उनके ऊपर जो है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए इसको तुरंत अभी जो है एज ए फर्स्ट रिजॉर्ट ना लेकर के लास्ट रिजॉर्ट के रूप में यूज़ किया जाना चाहिए। उसके साथ जो है हमें फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रजीम क्योंकि हमारा जो एक रजीम है जहाँ पे हमने RBI को पूरा एक वो दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है कि उसको इन्फ्लेशन टारगेट करना है। तो इन्फ्लेशन जब टारगेटिंग करनी होती है, ऐसे में मोनेटाइज करके आप इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं कर सकते। मोनेटाइज करने का मतलब क्या हुआ, डीमोनेटाइज में आपको याद होगा पैसा जो है हमने विड्रॉ कर लिया था मार्केट से। तो मोनेटाइज का मतलब क्या हुआ, हम पैसा पंप कर रहे हैं मार्केट में, और जब भी हम पैसा पंप कर रहे हैं मार्केट में, मतलब पैसे की सप्लाई बढ़ गई। अब क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है पैसे की, तो क्या होगा, लोगों के पास एक्सेस मनी होगा, और एक्सेस मनी होने की वजह से डिमांड जो है आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए भी ये अनडिज़ायरेबल होता है कि हम मोनेटाइजेशन करें, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये एक लाइन इसमें लिखी हुई है कि शॉर्ट टर्म कंपल्शन जो है वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को नहीं ख़राब करने चाहिए। ये जो आपका पैंडमिक है, ये शॉर्ट टर्म एक जो है हमारा पैंडमिक है, शॉर्ट टर्म अभी सिचुएशन है, हाल फिलहाल की सिचुएशन है, अभी ये ऑनगोइंग क्राइसिस है, और ऐसे में हमें नहीं पता कि इसका लॉन्ग टर्म जो इम्प्लीकेशन है वो एग्जैक्टली क्या होगा। और अगर हम मोनेटाइज कर लेते हैं अभी से, तो क्या होगा कि हमारे जो लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट होंगे वो हार्म होंगे। तो जब भी हम मान लीजिए आज हम कोई लोन लेते हैं तो उसको हमें फ्यूचर में पे ऑफ करना होता है। तो इसी तरह से अगर हम मोनेटाइज की बात करें तो मोनेटाइजेशन करने से हमारी बहुत सारी तरह की टारगेटिंग्स जो है अफेक्ट होंगी। इसीलिए हमारा जो शॉर्ट टर्म कंपल्शन है वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को नहीं बर्बाद करना चाहिए। इसी तरह से अभी तक जो गवर्नमेंट ने किया है, अभी तक जो गवर्नमेंट ने किया है उसमें जो है मोनेटाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट नहीं किया है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अभी भी अपनी FRBM एक्ट को जो है अभी फ़िलहाल वायलेट नहीं किया है। तो आज की डेट में या हाल फिलहाल की डेट में LTRO, TLTRO और सेक्टर स्पेसिफिक जो रीफाइनेंस पैकेजेस हैं, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी हो गई, MSF वगैरह हो गए, WMAs हो गए आपके, ये सारी चीज़ें RBI के नॉर्मल लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशन से बाहर हैं। इवन जो RBI ने डीप कट किए हैं CRR में और SLR में, ये भी आपका जो है इससे भी लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में। तो RBI ने काफ़ी जो है स्टेप्स लिए हैं, और जो उसके कन्वेंशनल स्टेप्स के आगे बढ़ के हैं, मोर देन मतलब जो वो नॉर्मली करता है उससे आगे बढ़ के RBI ने काम किया है। और अगर RBI ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है क्रेडिट देना 1 साल के बियॉन्ड, तो वो जो है आपका वो मोनेटाइजेशन हो जाएगा डेट का, और डायरेक्ट जो है वायलेट नहीं करेगा जो आपका इशुएंस होगा RBI जो, मतलब अगर RBI डेट बढ़ा देता है तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली आपका मोनेटाइजेशन होगा डेट का, और ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होगा इसमें RBI का, और इसमें जो है आपका इशुएंस होगा सॉवरेन पेपर्स का। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी कमी आती है तो इशुएंस कर सकते हैं सॉवरेन पेपर्स का एज़ कम्पेयर टू प्रिंटिंग न्यू मनी। प्रिंटिंग न्यू मनी जो है एक अच्छा वो नहीं होगा सॉल्यूशन, उससे बढ़िया सॉल्यूशन होगा कि हम जो है इशू करें सॉवरेन पेपर्स को। अब कोविड बॉन्ड की हम बात कर लेते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हम गवर्नमेंट कर सकती है स्टेप, वो है कि कोविड बॉन्ड्स को जो है इशू कर सकती है। तो कोविड बॉन्ड्स जो है फॉरेन करेंसी में फ्लोट किए जा सकते हैं, और वो ओवरसीज़ मार्केट में फ्लोट किए जा सकते हैं। अब इसमें हम क्या करें, इसको अट्रैक्टिव
बनाने के लिए हम इसको टैक्स फ्री जो है सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं सारे नॉन रेसिडेंट्स को और एनआरआईज को भी। तो ये एक इससे जो है हम ऑलमोस्ट 115 बिलियन जो है रेज कर सकते हैं। इसी तरह से इक्विवेलेंट अमाउंट मतलब 15 बिलियन और हम रेज कर सकते हैं बायलैटरल स्वैप्स के थ्रू। हमने बात की थी कि यूएसए का जो फेड बैंक है और आरबीआई है ये बायलैटरल स्वैप की बात कर रहे हैं, तो बायलैटरल स्वैप्स हम कर सकते हैं। फिर उसके अलावा हम जो है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, इनके साथ जो है हम करेंसी स्वैप कर सकते हैं। तो करेंसी स्वैप करने से क्या होगा कि हमारा जो एक इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का वो बढ़ जाएगा। उससे हमारी जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली जो हमें फॉरेन करेंसी का लिक्विडिटी मैनेज करना होता है, वो भी हमारा जो है प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। अभी देखिए बैंक्स की अगर हम बात करें तो बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है। ऐसे में रिवर्स रेपो रेट जो कि 3.75% है, ये एक तरह से इफेक्टिव पॉलिसी रेट उभर के सामने आया है। तो इसीलिए जब जून वाली जो पॉलिसी आरबीआई को अनाउंस करनी है उसमें ये फर्दर रिवर्स रेपो रेट को और ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 65 बेसिस पॉइंट तक जून वाली पॉलिसी में इसको रिड्यूस किया जा सकता है। उसके अलावा जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है +- 25 बेसिस पॉइंट्स तक। और ये जो है इससे क्या होगा कि आपका जो है एमपीसी फ्रेमवर्क को वायलेट किए बिना गवर्नमेंट आरबीआई की जो है लिक्विडिटी को मैनेज कर सकती है, बढ़ा सकती है या घटा सकती है। इसी तरह से अगर बैंक्स को हमें डिस्करेज करना है कि बैंक्स ज़्यादा मनी जो है आरबीआई के पास ना इशू करें या आरबीआई के पास ना जमा करें, तो उसमें जो है रिवर्स रेपो रेट का लिमिट बढ़ानी होगी। उसके अलावा अगर कोई भी बैंक एडिशनल मनी जमा करता है, एडिशनल मनी मतलब एक्सेस मनी आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है, तो ऐसे डिपॉजिट्स के लिए हम कैपिंग कर सकते हैं कि 1% कोई भी बैंक मतलब अपने 1% नेट डिमांड या टाइम लायबिलिटीज़ से ज़्यादा आरबीआई के पास सबमिट नहीं कर सकता। अब बैंक जो है अगर आरबीआई के पास नहीं जमा करेगा तो बैंक के पास और कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि वो लोन्स ही देगा, तो उससे लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी। तो ग्रोथ प्रोजेक्शंस की अगर हम बात करें तो आरबीआई को दूसरी चीज़ जो करनी है वो ये है, रेपो रेट कट करने के अलावा आरबीआई को जो प्रोजेक्शंस हैं वो सही देने होंगे, ग्रोथ के भी और इन्फ्लेशन के भी फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो अप्रैल 2020 में आरबीआई ने ये काम जो है स्किप कर दिया था। इसके जो पहले के ग्रोथ और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस रहे हैं आरबीआई के, वो थोड़े से ऑफ मार्क रहे हैं, कभी कभी जो है वो अपने टारगेट पे मीट नहीं किया उन्होंने। तो अगर हम प्रोजेक्शंस नहीं देते हैं तो उससे कोई पर्पस नहीं सर्व होता है, उससे बल्कि कम्युनिकेशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इसीलिए आरबीआई अगर ग्रोथ प्रोजेक्शंस देता है उससे इंडस्ट्री का जो है वो बढ़ेगा, इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन भी बेटर रहेगी। तो ये एक आरबीआई को आगे करना है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। उसके अलावा आरबीआई थोड़ा सा रेगुलेटरी फोरबियरेंसेस शो कर सकता है लॉकडाउन के पीरियड में और बियॉन्ड भी, अगर लॉकडाउन एक्सटेंड और ज़्यादा होता है। फिर आरबीआई मॉरल सुएशन को जो है यूज़ कर सकता है, बैंक्स को फोर्स कर सकता है कि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो भी स्ट्रेस सेक्टर है वहाँ पे लैंडिंग करें। आरबीआई टाइम लिमिट को जो है टाइमली पीरियड के लिए टीएलआरओ ऑपरेशंस को एक्सटेंड कर सकता है और 90 दिनों के लिए, अगर क्योंकि कॉर्पोरेट के पास कम टाइम था फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने का इस डेट को इशू करने के लिए, तो इसीलिए आरबीआई टीएलआरओ जो आरबीआई ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस बढ़ाए थे तो उसको जो है और एक्सटेंड करके 90 डे का विंडो दे सकती है कॉर्पोरेट के लिए, क्योंकि ये एलटीआरओ में अगर पार्टिसिपेट करना होता है तो इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। तो कॉर्पोरेट्स के पास प्रॉपर फॉर्मेलिटी का टाइम मिल सके तो ये और चीज़ें की जा सकती हैं आरबीआई के द्वारा। इससे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होते ही जो लाइवलीहुड्स हैं उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। तो गाइज़ आज के जो है द हिंदू के 2 छोटे एडिटोरियल्स और अच्छे आए हैं, वो भी थे, एक बार देख लेते हैं। पहला एडिटोरियल जो है वो पीकिंग आया है, मतलब जो हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसके बारे में एडिटोरियल आया है, तो उनको देख लेते हैं, फिर अपना डिस्कशन क्लोज करेंगे। इंडिया में जो पहला लेबोरेटरी कंफर्म्ड केस आया था जो जनवरी 30 को आया था, तो टोटल हमारे जनवरी 30 से अभी तक 106 दिन हो चुके हैं और टोटल हमारी जो टैली है वो 15 मई को 85,500 थी, जो कि चाइना से ज़्यादा हो चुकी है। और डेथ जो है अगर बोलें तो 2752 डेथ्स हैं, जबकि चाइना में 4633 डेथ्स हुई थी। तो टोटल जो बाकी कंट्रीज़ हैं, केवल 10 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे केसेस इंडिया से ज़्यादा हैं। और अगर हम डेथ्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ केसेस, तो डेथ्स के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा एक हाई संख्या है इंडिया में। अगर हम 18 मार्च की बात करें तो चाइना ने पहला जो केस रिपोर्ट किया था
वहाँ पे चाइना ने जो है 0 केसेस रिपोर्ट किए थे। इंडिया के पास 162 केसेस थे और 3 डेथ्स थी। तो उसके बाद हम मार्च से देख रहे हैं कि इंडिया लॉकडाउन की मोड में है। तो लॉकडाउन की मोड में होने के बावजूद भी चिंता वाली बात ये है कि हमारे जो फ्रेश केसेस हैं और डेथ्स हैं वो हर दिन जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। ऑन एन एवरेज जो है डेली के 3600 केसेस के आसपास अभी हम रिपोर्ट कर रहे हैं और ये एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि हम जो है अपना जो लॉकडाउन का टाइम था उसको यूज़ करके हमने टेस्टिंग का जो अमाउंट है वो नहीं बढ़ाया है और आइसोलेशन और ट्रीटमेंट का भी जो हमें करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो लॉकडाउन के टाइम पे भी हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो डबलिंग टाइम है वो 13 दिन का है और बाकी कंट्रीज़ का डबलिंग टाइम जो है इससे ज़्यादा ये है, हमारा ये डबलिंग टाइम कम है। तो जिन कंट्रीज़ में लॉकडाउन था वहाँ पे डबलिंग टाइम 13 दिन से ज़्यादा था, हमारा जो डबलिंग टाइम है वो 13 दिन का है। तो ये एक चिंता का अगेन विषय हो जाता है। एक रीज़न ये भी है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे कि आपका ब्राज़ील हो गया, वहाँ पे ब्राज़ील और रशिया को छोड़ के बाकी जो कंट्रीज़ जैसे यूएस हो गया, तो वहाँ पे या तो केसेस पीक हो चुके हैं या पीक होने वाले हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी जो है पीकिंग नहीं हुई है, तो इसीलिए एक जो केसेस के बढ़ने का चांसेस और ज़्यादा है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमने अभी भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन को इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। मतलब हमें अभी भी यही मान रहे हैं कि क्लस्टर बेस्ड जो है केसेस हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमारी जो सर्विलेंस है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी होनी चाहिए। हालांकि जो भी सारी के केसेस हैं, मतलब सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाले केसेस जो हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले केसेस जो होते हैं, उनकी हम सर्वेलेंस कर रहे हैं, पर फिर भी हम जो एक कम्युनिटी सर्वेलेंस होनी चाहिए वो अभी कम है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें हमने कोविड में बार बार देखा है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रांसमिशन होता है वो असिम्प्टोमेटिक केसेस से होता है, मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि उसके सिम्टम्स हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जिनके कोई सिम्टम्स नहीं है उनको सर्वेल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है और वायरल की रीसर्जेंस इसीलिए बढ़ जाएगी जैसे ही लॉकडाउन को लिफ्ट किया जाएगा। अब अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 11,200 केसेस हैं, दूसरे नंबर पर है इंडिया में, और सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में हैं जहाँ पर 33,000 के आसपास केसेस हैं। तो अभी चिंता वाली विषय ये नहीं है कि केसेस वो वाले स्टेट्स नहीं है जहाँ पर केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पे टेस्टिंग अच्छे से हो रही है और केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं तो उनकी जो है कंटेनमेंट भी जल्दी हो जाएगी। केस जो चिंता का विषय है जहाँ पर केसेस जो है कम रिपोर्ट हो रहे हैं और टेस्टिंग भी कम है। तो अगर हम कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका ने जो है शुरू में ही लॉकडाउन के तुरंत बाद जो भी लोग ट्रैवल हिस्ट्री से थे उनको तुरंत जो है लॉकडाउन टेस्टिंग करना उनका शुरू कर दिया था और केस फाइंडिंग एक्टिवली करनी शुरू कर दी थी। तो इसीलिए कर्नाटका में थोड़ा सा कम केसेस हैं। बाकी कुछ और केसेस स्टेट्स हो गए जैसे आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, इन सब में हाई नंबर ऑफ़ केसेस हैं। तो अब ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे केसेस ज़्यादा सर्वेलेंस हो रहा हो, तो इसीलिए केसेस का संख्या ज़्यादा हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे। और ये भी हो सकता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो, तो या तो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में या पूरे स्टेट में। तो अब ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है अच्छे से टेस्टिंग करें। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि अभी हमारे जो नंबर्स हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाले हैं आने वाले हफ्तों में, क्योंकि अभी भी हमारा जो है पीक नहीं पहुंचा है। तो कोई भी स्टेट, चाहे वो केरला हो, वो इस चीज़ में कंप्लेसेंसी नहीं बरत सकता, मतलब लापरवाही नहीं बरत सकता है। अगर हम लापरवाही करते हैं तो फिर जो भी स्टेट लापरवाही करेगा वहाँ पर जो मामला है वो हाथ से निकल जाएगा, काफ़ी तेज़ी से केसेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें देखना है फार्म गेट इन फोकस। तो जो एक मूव है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को अमेंड करने का, उसमें काफ़ी सारी रिस्क भी हैं, ये इस आर्टिकल में आर्ग्यू किया गया है। तो सेंटर का जो ऑब्जेक्टिव था कोविड-19 के क्राइसिस को यूज़ करके आत्मनिर्भर भारत को जो है पुश करना, अशर करना। और फ्राइडे की अनाउंसमेंट में फार्म सेक्टर के लिए बहुत सारे जो है अनाउंसमेंट्स किए गए थे।
उनमें सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट था वो था 1 लाख करोड़ का फंड जो है फाइनेंस करेगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फार्म गेट पे। फार्म गेट का मतलब हुआ विलेज हो गया या जहाँ पे भी आपने फार्मिंग की है आपके घरों तक। तो मतलब लोएस्ट जो आपका सप्लाई चेन का जो सबसे फर्स्ट जो वो है आपका लोएस्ट लिंक है, वहाँ तक जो है इंफ्रा बिल्डिंग करने की बात की जा रही है। तो इससे क्या होगा कि एग्रीगेशन पॉइंट्स क्रिएट होंगे। एग्रीगेशन पॉइंट क्रिएट करने का मतलब जैसे आपने डेयरी सेक्टर में देखा है, जगह जगह से दूध इकट्ठा होता है और फिर वो आगे मार्केट होता है जैसे अमूल का मॉडल है, वही चीज़ हम फार्मिंग में करने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह से फार्म प्रोड्यूस को इकट्ठा करके फाइनली जो है ये एक जगह पहुंचेगा जहां से मार्केटिंग की जाएगी। तो ये एग्रीगेशन पॉइंट्स को जनरेट करेगा। अब अभी इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि एडिक्वेट हमारे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से जो फार्मर के ऊपर फार्मर को जो है डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ती है। मतलब कि जैसे ही सब प्रोड्यूस कर लिया तुरंत उसको सेल करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो रख लेगा तो फिर आपका जो सामान है वो सड़ जाएगा। तो इसीलिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए फार्मर को क्या करना पड़ता है, तुरंत जो है चीज़ों को सेल करना पड़ता है। जो भी पेरिशेबल्स हैं, पेरिशेबल मतलब जल्दी ख़राब होने वाले, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, तो उनको जो है फार्मर्स को जल्दी सेल आउट करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ डेवलप करते हैं तो ये एक अच्छी स्टेप है। अब इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स वगैरह को जो है चैनल मिलेगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा होगा, रूरल एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप्स को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, जो कि ये सारी जो इंफ्रा फैसिलिटीज़ और लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस हैं इनको बिल्ड करके, इनको यूज़ करके और अपना जो एक स्टैंडिंग है वो बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा निर्मला सीतारमन जी ने 10,000 करोड़ की स्कीम और अनवील की थी, जिससे कि माइक्रो फूड एंटरप्राइज का फॉर्मलाइजेशन किया जा सके। तो ये हमें सजेस्ट करता है कि शायद हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जो है फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी एरिया में जो भी स्पेशलिटी है, जो भी सिग्नेचर प्रोड्यूस है, उसको क्लस्टर के बेसिस पे जो है मार्केट किया जाए। और गोल ये है कि अनऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइजेस को स्केल अप किया जा सके फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, जिससे कि उनका सर्टिफिकेशन किया जा सके, उनकी ब्रांड वैल्यू जो है बिल्ड की जा सके। तो पैकेज जो है अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में, और इमीडिएट रिलीफ इससे कुछ नहीं मिलने वाली है। जो भी लॉकडाउन की वजह से डिस्ट्रेस हुआ है उससे जो है रूरल एरियाज़ में इमीडिएट रिलीफ फ़िलहाल इससे नहीं मिलेगी। मिनिस्टर ने ये भी अनाउंस किया था कि जो 3 रिफॉर्म हैं उनको जो है एनेबल करके प्राइस रियलाइजेशन जो फार्मर के लिए वो बेहतर किया जाएगा। तो इनमें से जो पहला रिफॉर्म किया जाएगा वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में किया जाएगा। तो इस एक्ट को जो है थोड़ा सा अमेंड करके इसमें से 6 एरियाज़ को, मतलब 6 जो है कैटेगरीज़ को इससे जो है डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। वो कैटेगरीज है सीरियल्स की, पल्सेस की मतलब दाल की, तो ये खाद्यान्न हो गया, ये दाल हो गया, ऑयल सीड्स हो गए तिलहन, फिर एडिबल ऑयल्स हो गए आपके तेल हो गया, फिर अनियन हो गया और पोटैटो हो गया। इन सबको हमने डीरेगुलेट कर दिया है। उसके साथ मतलब ये जैसे फार्मर चाहे उस प्राइस पे बेच सकता है, और इसके लिए जो है प्राइसेस गवर्नमेंट इमरजेंसी के अलावा सेटअप नहीं करेगी। तो इस एक्ट को मतलब एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को एनार्कोनिस्ट जो है एक्ट कहा गया था इकोनॉमिक सर्वे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है गवर्नमेंट की पास, जिससे कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है प्राइस वॉलेटिलिटी के टाइम पे। जब भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं उस टाइम इस एक्ट को यूज़ करके जो है प्राइसेस को मेंटेन किया जाता है। तो इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है ऑनेस्ट लोगों को भी हरास कर सकती है, और फेयर प्राइसेस देने के बावजूद भी हरासमेंट हो जाता है ट्रेडर्स का। बट एकदम से जो है पूरा लॉ को बाईपास कर देना थोड़ा सा प्राइस के लिए प्राइस की इनवॉलेटिलिटी होने की वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एक स्टेप है, अच्छी रिस्की स्टेप है। बाकी जो 2 प्रपोजल हैं वो भी कंसर्न के हैं, जैसे कि एपीएमसी को जो है अमेंड करना। तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स अक्रॉस दी स्टेट जो है सेल कर पाएंगे, बट उसके साथ साथ फार्मर्स को जो है प्रॉब्लम होगी ट्रांसपोर्टेशन की। फिर दूसरा जो एक अमेंडमेंट है जहाँ पे बात की जा रही है प्री सोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स की, मतलब उगाने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि हमें ये यहाँ पे इस वाली प्लॉट पे ये उगाना है। तो इससे क्या होगा कि फार्म बेस्ड जो आपका मार्केट बेस्ड प्रोड्यूस होने लगेगी, और मार्केट फोर्सेस को जो है प्रिविलेज मिल जाएगा, फूड सिक्योरिटी जो है हमारी बैकफुट पे चली जाएगी। तो ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है।
तो कभी भी ये बेहतर नहीं होता कि आप जो है नहाने वाले पानी के साथ साथ बच्चे को भी बाहर फेंक दें, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती। इसी तरह से फूड सिक्योरिटी को भी हमें नहीं फेंकना है, सिर्फ जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं वो हमें अलग रखने हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे। आंसर्स अभी मेरे को आपने 1-2 दिन से नहीं भेजे हैं, कुछ लोगों ने भेजे हैं बट उनकी कॉपीज़ मैं अभी आपको नहीं शो कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी कमियाँ थी, इसीलिए मैंने अभी कोई उनकी कॉपीज़ नहीं शो की हैं। तो अभी और बाकी जो लोग मेरे को आंसर्स भेज रहे थे रेगुलरली, वो भी आंसर्स मेरे को भेजते रहिए। आपको भेजने हैं आंसर्स help.civilstayari@gmail.com। इन पे मेरे को आंसर्स भेजते रहिए जिससे कि मैं आपके इवैल्यूएट करके टाइमली आपको फीडबैक्स देती रहूँ। help.civilstayari@gmail.com। और आज का जो एक वो होगा माइंड मैप होगा, वो मैं आपका जो है उस पर डाल दूँगी, आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी थोड़ी देर के अंदर, तो वहाँ पे आप माइंड मैप देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।